हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो आज मेरा डे 4 जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक पढ़ा दिया था। अब आज हम लोग देखेंगे कि मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कितने मेथड होते हैं। ठीक है, तीन मेथड होते हैं। पहला होता है परसेंटेज मेथड, दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और तो तीसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो पहला होता है परसेंटेज मेथड, सेकेंड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड इज ज्योमेट्रिक मेथड। तो तीनों मेथड को हम लोग करेंगे और आज ही इसको भी चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो लोग बात करेंगे परसेंटेज मेथड की, तो परसेंटेज मेथड अभी जो मैंने आपको डिग्रीज बताई थी ना, वो परसेंटेज मेथड से रिलेटेड थी कि कब आपका ईपी इक्वल टू 0 होगा, कब ईपी लेस देन 1 होगा, कब ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर डे 3 वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाकर जल्दी से देखो ताकि आप इजीली इसको अच्छे से समझ पाओ। बहरहाल चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो पहला होता है इसमें परसेंटेज मेथड। हम लोग क्या मेजर करना है, कितना चेंज हो रहा है। देखो हम लोग ने पढ़ा है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, घटती है। प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ये आपने भी पढ़ा है, ठीक। लेकिन कितना बढ़ता है कितना घटता है उसको मेजर करने के लिए तीन मेथड है। तो पहला परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से जब आप लोग निकालते हो, अगर आप परसेंटेज मेथड लगाते हो तो वहां पर क्या होता है, जब आप निकाल रहे हो ईपी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज। क्या होता है बेटा, ईपी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है बेटू, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, रुको एक सेकेंड, हाँ चलो इधर आओ आगे। अब देखो इसको अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। प्राइस के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्यू का मतलब बेटा यहाँ पर होता है क्वांटिटी। क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है, और डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ। अब ये मैं कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली समझ लो। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, प्राइस, मतलब जो प्राइस पहले था। डेल्टा पी का मतलब प्राइस में कितने का चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस, इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी ऑन डिटेल हम लोग न्यूमेरिकल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये हो गया। इसको दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये भी तो कुछ जगह पर ये फॉर्मूला लगता है, कुछ जगह पर ये फॉर्मूला लग के हम लोग निकालते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, समझ में आ रही बात, मेजर करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था 5 डिग्रीज होती है इसमें, ईपी इक्वल टू 0, ईपी इक्वल टू इन्फिनाइट, ईपी इक्वल टू 1, ठीक, ईपी लेस देन 1, राइट, बताया था कि नहीं, और ईपी ग्रेटर देन। अगर नहीं देखा डे 3 वाली वीडियो जाकर देखो, ये 5 डिग्रीज होती है, मैंने आपको बताई थी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया था। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, जो दूसरा मेथड उससे कैसे मेजर करते हैं। न्यूमेरिकल अभी मैं इससे कराऊंगा। अच्छा, न्यूमेरिकल आपका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बेटा परसेंटेज मेथड का है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड का सिलेबस में आपका न्यूमेरिकल नहीं है, तो उसको आपको लोगों को नहीं करना है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज मेथड से हम लोग जो है तो समझ गए। अब एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं कि क्या होता है। देखो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भैया क्या होता है, देखो हम लोग तो जानते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है।
अब लेकिन कितनी घटती है कितनी बढ़ती है कैसे मालूम चलेगा? तो परसेंटेज मेथड से तो समझ में आ गई थी बात। अब एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो और तुमको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो 5 मिनट के अंदर ये मैंने बनाया एक बॉक्स। ठीक है, ये है आपका प्राइस। क्या है बेटा आपका? ये प्राइस। ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर एक टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर। दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। अब मान लो प्राइस आपका था कितना ले लिया जाए, मान लेते हैं 50। ठीक, और यहाँ पर मैंने ले लिया 40। ठीक है, अब ये बताओ जनरल सी बात है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। इतना तो आपने पढ़ा है, प्राइस जब घटता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर था तो प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 30। कितनी थी बेटा? 30। ठीक है, और लेकिन ये बताओ, और जैसे ही ये घटी, मतलब जैसे ही प्राइस घटा, डिमांड हो गई मान लो 60। कितनी हो गई? 60। ठीक, तो अब ये बताओ 50 का अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 15 00, यानी कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 का 60 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 0 4 6 24। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे जैसे प्राइस घटा वैसे वैसे डिमांड क्या हुई? बढ़ी। तो अब देखो डिमांड कभी क्या होती है? ज्यादा बढ़ती, कभी डिमांड क्या होती है? कम बढ़ती है। तो यहाँ पर प्राइस घटने में डिमांड तो बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है, डिमांड तो बढ़ेगी, कभी ज्यादा कभी कम। तो यहाँ पर 30 और 60 हुई, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, अभी तक आप प्राइस और डिमांड देख रहे थे, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड है। क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखो। किसका देखो? टोटल एक्सपेंडिचर का। तो देखो जब प्राइस घट रहा है तो डिमांड, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब प्राइस 50 से 40 हो रहा है तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा? कौन सी डिग्री बनेगी? ईपी ग्रेटर देन। क्या होगा वहां पर? हाईली इलास्टिक। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए बेटा जहां पर आपका प्राइस घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़े, वहां पर क्या होगा? हाईली इलास्टिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो और क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 2 पर ऐसे बनाता हूँ। फिर से मान लो यहाँ पर है प्राइस 50, यहाँ पर है क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, यहाँ पर प्राइस लिख लो, प्राइस। अब 50 और 40। ठीक, अब प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है। डिमांड भी क्या होती है? घटती बढ़ती, जाहिर सी बात है। मान लो डिमांड आपकी थी 40। कितनी थी डिमांड भैया आपकी? 40। ठीक है, अब ये बताओ, तो प्राइस, जो प्राइस तो 40 था और डिमांड कितनी थी? 40। तो अब बताओ, और जैसे ही प्राइस घटा तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो मान लो डिमांड क्या होगी? 40 से 50 होगी। क्या होगी? 50 होगी। तो जाहिर सी बात है प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया? 50 का 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 0 0 5 4 20। कितना आया? 2000। और यहाँ पर कितना आएगा? 0 0 4 5 20। कितना आया? 2000। तो देखो प्राइस घटा, डिमांड तो बढ़ी, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया? कुछ चेंज नहीं है। मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स जब कुछ चेंज ना हो एक्सपेंडिचर में, यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर भी 2000, एटलीस्ट ये क्या हो गया आपका? ईपी इज इक्वल टू 1 1 1। ये नहीं, अगर आपने परसेंटेज मेथड का नहीं देखा है तो नेथली देखो, इजीली समझ में आएगा कि ईपी ग्रेटर देन ईपी इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी जिसने देखा हो उसको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? यूनिटरी इलास्टिक। क्या हो जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तीसरा देखो, ये निकालने का तरीका है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हाईली इलास्टिक। प्राइस घटने पर एक्सपेंडिचर सेम है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक। और तीसरा क्या है? ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या है आपका बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर। राइट, तो प्राइस था मान लो 50। ठीक है, 50 था ही, और यहाँ पर कितना था? 40। ठीक है, तो अब ये बताओ, ले लो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? आप ले लो 40,
ठीक है, और यहाँ पर कितने थी, मान लो 45। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर हम लोग प्राइस घट रहा है, डिमांड तो यहाँ भी बढ़ रही है, राइट, प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है, 50 का 40 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2000, और 40 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, हाँ 9 में कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ यार, इतनी मेहनत करने से तो अच्छा ही है। 40 इंटू 45, 40 इंटू 45 कितना हो जाएगा 1800, 1800। तो देखो प्राइस तो घट रहा है, डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्राइस तो घट रहा है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, घट रहा है। जब एक्सपेंडिचर बढ़ा ईपी ग्रेटर देन 1, जो एक्सपेंडिचर सेम था ईपी इज इक्वल टू 1, और जो एक्सपेंडिचर कम हुआ तो वो क्या है, ईपी लेस देन 1। क्या है बेटा, ईपी लेस देन 1, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका इनइलास्टिक। क्या हो गया, इनइलास्टिक। इज दैट क्लियर, समझ में आया। जब प्राइस चेंज होने पर देखो तीनों में प्राइस घटा भी है और तीनों में डिमांड बढ़ी भी है, लेकिन किसी में ज्यादा बढ़ी, किसी में कम बढ़ी, किसी में और कम बढ़ी। तो जब एक्सपेंडिचर बढ़े हाईली इलास्टिक, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे यूनिटरी इलास्टिक, और एक्सपेंडिचर अगर घट रहा हो तो इनइलास्टिक। इसका कर्व कैसे बनेगा वो भी देख लो, तो एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको रफ करें, चलो कर्व कैसे बनता भैया, ये आपने लिया, फिर आपने इधर लिया, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया बाबू आपका वाई एक्सिस। इधर साइड ले लो आप लोग प्राइस, इधर साइड ले लो ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पर क्या लोगे, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये बताओ शुरू में भाई प्राइस क्या होगा, ओवर बढ़ेगा, कुछ भी ले लो प्राइस 10 20 30 40 50, 10 20 ऐसे ही होगा ना, 50 तक जाएगा, तो प्राइस लेना नहीं है, बस आप दिखा दे रहे हैं प्राइस है। और इधर साइड क्या दिखाओगे आप, एक्सपेंडिचर दिखाओगे। क्या दिखाओगे इधर साइड आप, एक्सपेंडिचर दिखाओगे, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो प्राइस ऊपर, एक्सपेंडिचर इधर। तो कैसे करोगे, देखो तो एक्सपेंडिचर कहां तक है, शुरू में क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है 100 रहा होगा, 200 ऐसे ही तो रहा होगा ना। तो शुरू में क्या रहेगा एक्सपेंडिचर आपका, ये रहेगा, और धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा। भाई देखो अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, तो जैसे हो ना 1500 है, तो यहाँ 1000 है, 1200, 1400, यानी कि जितना आगे जाओगे उतना बढ़ेगा। तो एक्सपेंडिचर यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एक टाइम पर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर देखो कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेम है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो उसको इस तरफ दिखा, तो यूं, दैट्स इट, खत्म। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, जब बढ़ रहा था तो आगे गया, जब कांस्टेंट है तो सेम था, और जब घटने लगा तो नीचे आ गया, दैट्स इट, हो गया। अब बीच में इसको इन्होंने ऐसे दिखाया, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा, ये है आपका ईपी ग्रेटर देन 1, क्योंकि आगे बढ़ रहा है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है बेटा, ये हो गया आपका ईपी, क्या हो गया, ईपी इज इक्वल टू 1 हो गया। और ये वाला हिस्सा क्या है बेटा आपका, ईपी लेस देन 1 हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुई। तो इस तरह से करना है, ये इसका आपका कर्व भी बन के क्लियर हो गया, समझ में भी आपको आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको तीसरा मेथड बचा है ज्योमेट्रिक मेथड, वो भी आपको बता देता हूँ, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चल भैया। अब तीसरा जो मेथड है, लास्ट मेथड जो होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड। अभी सब इंपॉर्टेंट है बेटा जी, देख लेना। अच्छा आप लोगों के लिए खास चीज जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, वो आपके लिए लाऊंगा केस वाले क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं। भाई देखो सिलेबस तो सभी पढ़ा रहे हैं, सबने पढ़ाया होगा, बहुत से टीचर यूट्यूब पढ़ाते हैं और सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट आप लोगों के लिए मैं वो चीज़ ला के दूंगा जो आपको पेपर में मिलना है, जो आपके स्पेसिमेन में दे रखे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लास में, उनको शेयर कर दो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8957250045 पर आप ऐड हो सकते हो। अपना नेम, अपना क्लास और अपना सिटी मेंशन कर देना, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दूंगा। वहाँ पर मार्च तक जो आपके पेपर होने लास्ट, वहाँ तक सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, बहुत चीज़ें आपको शेयर करी जाएगी, ताकि आप लोगों की भी हेल्प वहाँ पर हो सके। बहरहाल देखो ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक मेथड में, ज्योमेट्री समझते हो ना आप लोगों ने, ऐसे बनाया होगा, एंगल वगैरह बनाते हो, ज्योमेट्री पढ़ोगे ना मैथ्स में, वही। तो ज्योमेट्रिक मेथड की हेल्प से अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे,
मान लो जस्ट सपोज बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर एक सेकेंड, ठीक है, अब यहां से एक लाइन मान लो ऐसे खींची गई है, ठीक, क्या ये एक लाइन, ठीक। अब ये जो एक रो है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, इसको पहले मैं रफ कर दे रहा हूँ, ज्योमेट्री में होता है ना, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 5 डिग्रीज होती है, कितनी डिग्रीज होती है, 5। एक्सपेंडिचर मेथड में 3 डिग्री थी, ईपी इक्वल टू 1, ईपी लेस देन 1, ईपी ग्रेटर देन। वैसे जनरली परसेंटेज मेथड में कितनी थी, 5। क्या क्या थी, ईपी इक्वल टू 0, ईपी इक्वल टू इन्फिनाइट, ईपी इक्वल टू 1, ईपी लेस देन 1 और ईपी ग्रेटर देन 1। यही 5 डिग्री थी ना, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या होगा बच्चा, एक यहां होगा, एक रेड से ले लो, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा बेटा, EP इज इक्वल टू 1, क्या होगा, EP इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जब डाउन पे हो तो यहां पर क्या होगा, EP इज इक्वल टू 0 और यहां पर ले लो, यहां पर होगा EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्या होगा, EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसको नाम दे दो, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर नीचे हो तो 0, बीच में हो तो 1 और यहां पर हो तो इन्फिनाइट, ये ठीक है। अब देखो 1 से ऊपर हो, इन्फिनाइट से नीचे हो, इसको बोलते हैं हम लोग EP ग्रेटर देन 1। क्या बोलेंगे, EP ग्रेटर देन 1। अभी समझ में आएगा सारी चीजें। और यहां पर मान लो EP लेस देन 1, क्या होगा बेटा, EP लेस देन 1। तो EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू 1, EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। यहां पर होगा EP लेस देन 1 और यहां पर क्या होगा, EP ग्रेटर देन 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता, नहीं। चलो अब एक चीज समझना अच्छे से, ध्यान से देखना कि एक तो निकालने के पहले फॉर्मूला क्या बोले, लो फॉर्मूला है EP इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है, एक सेकंड रुकना बस, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। ये एस बना भी है, ठीक है, समझ लेना, एस बना है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, क्लियर। अब क्या होता है समझो, जैसे ये आपकी रो दे रखी है, अगर आपका यहां पर आएगा तो वो EP इक्वल टू 0 होगा, अगर यहां पर आएगा तो EP क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यहां पर होगा तो EP इक्वल टू 1 होगा, यहां पर आपका आएगा तो EP ग्रेटर देन 1 होगा, यहां पर आएगा तो क्या होगा, EP इक्वल टू इन्फिनाइट होगा। समझने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट सपोज दैट जो लाइन आपकी है ये, इसको नाम दे दो, नाम दे दो, क्या नाम दे दे भाई, और नाम दे देते हैं, इसको दे दो पॉइंट A, ये है आपका B, ये है आपका C, ये है आपका D और ये क्या है आपका E, ठीक, ये आपका A, ठीक है, ये है A B C D E, ठीक। अब निकालो EP इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक। तो अब हम पहले सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो इसका जो है ये बताओ, लोअर सेगमेंट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। और मान लो ये जो पूरी लाइन है, ये जो रो है, लेट सपोज लिख लेना वहां पर, ये मानने के लिए बताओ, लेट सपोज टोटल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर मान लिया बेटा हम लोगों ने, 8 सेंटीमीटर। तो मान लो ये इतना हिस्सा 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप 8 मानो, आप जो अपने हिसाब से मान सकते हो, ठीक है। मैंने 8 मान लिया, 2 2 2 2, ठीक। तो अब यहां से लोअर सेगमेंट पहले पे क्या होगा, A से लेके E तक, तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, AE, क्या होगा बेटा, AE। समझ में आ रही बात, A से E तक। और अपर सेगमेंट क्या होगा, ये होगा AO या OA भी लिख सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं कि AE लिखो EA लिखो, दोनों चलेगा, OA भी लिख सकते हो, AO भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ लोअर सेगमेंट क्या है भाई, लोअर सेगमेंट क्या है आपका 8, लोअर सेगमेंट क्या है 8, तो वो 4 चाहिए, यहां तक पूरा 8। और अपर सेगमेंट क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं है, 0। और अगर 0 से हम लोग किसी को डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इन्फिनाइट आता है। कितना आता है, इन्फिनाइट आता है। और इसीलिए ये क्या है आपका ये वाला पॉइंट, EP इक्वल टू इन्फिनाइट है। बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखो और क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब देखो दूसरा निकालो, EP इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट
अपॉन अपर सेगमेंट। अब देखो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो ईपी एट पॉइंट, कहाँ पर था ये, ए पर। अब यहाँ पर लिख लो ईपी एट पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर, पॉइंट बी, ईपी एट पॉइंट बी पर। अब बताओ लोअर सेगमेंट क्या है, यहां से लेकर पॉइंट बी पर, बी से लेकर ई तक, बीई। क्यों भाई, यहां से बी पे था, यहां तक बीई। और अपर सेगमेंट क्या होगा, अब यहां से लेके यहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि अब ऊपर जाओगे ना, ऊपर जाओगे नहीं जाओगे, तो यहां पर क्या होगा, ए बी, या फिर आप बी ए भी लिख सकते हो। तो अब बताओ बीई कितना था आपका, यहां से लेके यहां तक 6, और बेटा ए बी कितना था यहां से लेके यहां तक 2। तो अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 का मतलब क्या है, 1 से ज्यादा आ रहा है। तो ये जो ईपी इक्वल टू 0 आया, ये इनफिनाइट यानी कि इक्वल टू इनफिनाइट, यानी कि क्या आया था, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आया था। क्या आया था, परफेक्टली इलास्टिक। और यहां पर क्या आया, 3 आया, यानी कि ये क्या हो गया आपका, हाईली इलास्टिक। क्या हो गया बेटा, ये आपका हाईली इलास्टिक डिमांड। इतना समझ में आया, क्लियर है। बस एक मिनट रुकना आप, चलो आपको इसी पेज पे दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको इधर जाना ना पड़े। अब तीसरा क्या है, दूसरे कलर से ले लूं, चलो देखो ईपी एट पॉइंट, देखो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी पे निकाल लो, ईपी एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जाओगे बच्चा तो क्या होगा, ऊपर लोअर सेगमेंट अपॉन क्या होगा, अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। आप फुल फॉर्म यूज करना, यूएस और एलएस लिख के मत चले आना, ठीक है भाई साहब। चलो तो लोअर सेगमेंट पॉइंट सी पे, यहां से लेके यहां तक 2 4, तो लोअर सेगमेंट कितना होगा बेटा 4, और अपर सेगमेंट क्या होगा 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 से 4 को कट करोगे बेटा जी तो कितना आएगा 1। तो ये क्या हो गया, ईपी इक्वल टू 1। ईपी इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक। क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक। That's it। इतनी समझ में आई बात कि नहीं आई। तो ये हो गया एट पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, एट पॉइंट सी पे। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है, जब 1 से ज्यादा आया तो हाईली इलास्टिक था, इन्फिनाइट आया तो क्या आया था आपका, इलास्टिक था। क्लियर हो रहा है। अब देखो एट पॉइंट डी पर लिखोगे, ये लिख के दिखाना पड़ेगा आपको पूरा, ठीक है। ईपी एट पॉइंट डी, लोअर सेगमेंट हमें अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक। लोअर सेगमेंट कितना है बेटा इसमें, डी से ई, यहां पर लिखो डीई। और ये क्या है, अपर सेगमेंट क्या है, एडी, ठीक है। तो डीई कितना है बेटा जी, डीई कितना है 2, और अपर सेगमेंट क्या है बेटा जी, यहां से लेके यहां तक 2 4 6, और 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, आओ करें भाई, कैलकुलेटर अपना जिंदाबाद। जब भाई 2 डिवाइड बाय 6 0.333 कितना आया 0.333। दैट मींस ये क्या हो गया, इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ईपी लेस देन 1। चेंज है लेकिन कम चेंज है, ईपी लेस देन 1। क्लियर हो रहा है। और लास्ट देख लो इस साइड, और भाई यहां पर लिखो ईपी एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, लास्ट ई पर। ई पर क्या होगा भाई, तो ई पर होगा, लोअर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, ओ ई हो जाएगा। ये लास्ट ई है ना खाली, ओ ई, और ये क्या हो जाएगा ए ई। अब यहां पर तो क्या है भाई, यहां पर तो 0 है ओ ई पे, ए ई कितना है 8, और अगर 8 से 0 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। कितना आएगा भाई 0 ही आएगा। और जब 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू 0। दैट मींस ईपी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या हो जाएगा बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दैट्स इट, ओवर। इस तरह से करना होता है। ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मेथड। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो जल्दी से, फिर आपको आगे बताता हूँ, चैप्टर को एंड की तरफ लेके चलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको देख के जाना।
पेपर में अक्सर 5 नंबर का पूछ सकता है, पूछता था पहले बहुत ज़्यादा, जब से केस स्टडी बन रहा है तो चांसेस कम है, बट पूछने के चांसेस तो बने रहेंगे, इसलिए पढ़ के जाना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा किसी ने अभी तक किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको बता दो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। नहीं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जैसे कि मैंने आपको पहले अपना नंबर दे रखा है, ठीक है। कहीं से भी कर लो, ऐप भी जरूर से डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट पेपर वगैरह बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना जरूर से, ठीक। चलो देखो, नंबर 1 पर है नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब देखो है क्या ये, पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है क्या? ये बोल रहे देखो इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है, डिमांड कभी क्या होती है, इलास्टिक होती है, कभी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। मतलब कभी जो है इन इलास्टिक, कभी डिमांड में चेंज ये होगा बहुत ज़्यादा, और कभी डिमांड में चेंज क्या होगा, यूं इतना सा नन्नू सा, है ना। और कभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो अब डिमांड में जब बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो इलास्टिक होता है, कभी क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। उसके कौन कौन से फैक्टर हैं कि कब डिमांड इलास्टिक होगी और कब डिमांड इन इलास्टिक होगी। नंबर 1 पर है नेचर ऑफ द कमोडिटी। नंबर 1 पर क्या है बेटा, नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी का नेचर कैसा है। देखो देखो, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है नेसेसिटीज और एक होता है लग्जरीज, ठीक है। लग्जरीज में आप कंफर्ट भी डाल लो, चल जाएगा, दोनों में एक सेम काम करेगा। एक समान गुड्स है नेसेसिटीज टाइप की और दूसरा है लग्जरीज से कंफर्ट टाइप की। अब ये चीज समझो नेसेसिटीज में क्या होता है, तो हमारा आटा, दाल, चावल, गेहूँ, दूध, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब नेसेसिटीज में आते हैं। और लग्जरीज आइटम में एसी, फ्रिज, कंफर्ट भी मान सकते हो, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना, कार, मतलब महंगी में लग्जरीज कार, ये सारी चीज़ें किस में आती है, लग्जरीज और कंफर्ट्स में आती है, राइट। तो अब ये चीज़ समझो, अगर नेचर ऑफ द कमोडिटी, ठीक, अगर मान लो कोई ऐसी कमोडिटी है जैसे जो नेसेसिटीज की चीज़ें हैं, उसका अगर प्राइस बढ़ जाए, अगर नेसेसिटीज की चीज़ों का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, आप बताओ। डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, कम चेंज होगा, कम होगा। आप बताओ, क्या चावल खाना बंद कर दोगे, क्या दाल खाना बंद कर दोगे, बीमार हो तो क्या मेडिसिन लेना बंद कर दोगे, नहीं बंद करोगे ना। तो वहां पर क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या रहेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या रहेगी, वहां पर सोच के बताओ, जल्दी बताओ क्या रहेगी, डिमांड वहां पर कम चेंज होगी, तो वहां पर क्या रहेगी, लेस इलास्टिक। क्या रहेगी, लेस इलास्टिक, क्योंकि आपकी जो नेसेसिटीज की चीजें वहां पर डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक। और जो लग्जरीज चीजें हैं उसका प्राइस कम ज्यादा हो जाए, मान लो प्राइस कम हो गया लग्जरीज, तुरंत दौड़ते हुए चपटोगे, अरे भैया खरीद ले क्या, खरीद ले क्या, खरीद ले क्या, सस्ता हो गया, आईफोन सस्ता मिल रहा, चलो खरीदते हैं। लेकिन आईफोन महंगा हो गया, कहोगे नहीं भैया एंड्रॉइड से काम चला लेंगे। कहने का मतलब जब लग्जरीज चीजें सस्ती होती है तो लोग तुरंत जाते हैं, महंगी होती है तो लोग लेना बंद कर देते हैं। लेकिन नेसेसिटीज की चीजों में लेना है तो लेना है भैया, कोई रास्ता नहीं, तो वहाँ डिमांड लेस इलास्टिक है। हो सकता है 1 किलो की जगह 3 पाव लेने लगो, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इलास्टिक होता है। याद रखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में नेचर ऑफ द कमोडिटी में, अगर कमोडिटी का नेचर नेसेसिटीज का है तो वहां पर डिमांड लेस इलास्टिक रहेगी, और नेसेसिटीज अगर नेचर लग्जरीज आइटम है तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। डोंट फॉरगेट अबाउट इट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। आगे देखो, नंबर 2 पर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या है बेटा, एक सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम देना बस भैया, कॉल आ रही है, 1 सेकेंड बस, अर्जेंट कॉल है। हेलो, हाँ बताएं। ठीक है भैया, चलो कंटिन्यू करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के बाद नंबर 2 पर है बेटा हमारा आपका, सॉरी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। मतलब जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल मान लो पेप्सी है, क्या है, पेप्सी है। अगर पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे कोक अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ है, टी है, कॉफ़ी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो फिर डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। मतलब मान लो पेप्सी थी, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे, कोक पीना स्टार्ट कर देंगे, कहेंगे हटाओ पेप्सी नहीं पीना है, कोक पिएंगे, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है ना इंसान के पास, तो फिर वो दूसरे के भागता है, ठीक है। लेकिन जब इंसान को सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है तो फिर वो नहीं जाता। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, पेप्सी क्या है और यहाँ पर क्या बेटा, कोक है। तो पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो लोग क्या करें, कोक पीना स्टार्ट कर दिए। तो डिमांड क्या रहेगी यहाँ पर, हाईली इलास्टिक रहेगी। अगर हाईली इलास्टिक, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड क्या रहेगी, हाईली इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर मान लो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या रहेगी,
लेस इलास्टिक रहेगी। मतलब मान लो पेप्सी है, अब पेप्सी है तो पेप्सी है भैया, मार्केट में और कोई कोक ना, ना कोक है ना कैंपा है, कुछ नहीं, बस पेप्सी है, पीना है तो पियो, तो मजबूरी है, प्राइस बढ़ेगा तब भी पियोगे, तो डिमांड वहां पर लेस इलास्टिक रहेगी। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं रहेगा तो डिमांड लेस इलास्टिक रहेगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा तो डिमांड इलास्टिक रहेगी। ठीक। नंबर थर्ड, नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा हो, जस्ट लाइक एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क है, अगर इसके नंबर ऑफ यूज ज्यादा होते हैं, मिल्क से दूध तो रहता ही है, दही बनती है, पनीर बनता है, खोआ बनता है, मिठाई बनती है, बहुत चीजें बनती है, ठीक है, मिल्क शेक, बादाम शेक, सब कुछ बना के पियो मिल्क से। तो अब मान लो मिल्क का प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या, डिमांड में चेंज आएगा? आएगा। डिमांड क्या हो जाएगी? हाईली इलास्टिक रहेगी, यानी कि इलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे भैया अब बाहर से थोड़ी ना पियेंगे बनाना शेक बना के, हम लोग घर में ही बना के पी लेंगे, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी? हाईली इलास्टिक रहेगी। क्या रहेगी? हाईली इलास्टिक रहेगी, राइट। लेकिन अब फोर्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज है जिसकी पॉसिबिलिटी है पोस्टपोन करने की। जैसे सपोज मान लो आपको कल जाना है शादी में और आपको सूट खरीदना है, ठीक है, अब कल ही खरीदना है तो भैया पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, मजबूरी है, तो फिर वहां पर प्राइस ज्यादा भी रहेगा तो डिमांड क्या रहेगी? लेस इलास्टिक, क्योंकि हम चेंज कर ही नहीं सकते ना, हमें कल का कल ही चाहिए। लेकिन अभी हमें आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ बाद चाहिए, तो प्राइस ज्यादा हो या ज्यादा होगा तो कहेंगे कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी? चेंज आ जाएगा, हाईली इलास्टिक रहेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? वहां पर आप डिमांड चेंज कर सकते हो क्योंकि आप बाद में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो मजबूरी है, चेंज कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या क्या? लेस इलास्टिक। नंबर 5 हो गया। अब देखो नंबर 5 पर है बेटा प्राइस लेवल। क्या है? प्राइस लेवल। अब ये प्राइस लेवल क्या होता है इसको भी देख लो भैया, तो रफ करूं एक सेकेंड। देखो प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है? देखो बेटा प्राइस लेवल का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस होना, राइट। तो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सपेंसिव गुड्स, एक होते हैं चीप, यानी कि सस्ती क्वालिटी गुड्स, ठीक है। एक्सपेंसिव गुड्स मतलब समझ सकते हो जो महंगे सामान होते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो अगर मान लो इस सब के प्राइस बढ़ते तो लोग कहते हैं नहीं भैया नहीं खरीदना, इसके प्राइस कम होते हैं तो डिमांड तुरंत चेंज होती है, दौड़ते दौड़ते भागते हमें लेना हमें लेना हमें लेना हमें लेना है ना। तो वहां पर डिमांड क्या होती है आपकी? हाईली इलास्टिक होती है, यानी कि इलास्टिक होती है एक्सपेंसिव गुड्स में। लेकिन चीप गुड्स है, सस्ते गुड्स है, तो वहां पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर डिमांड क्या रहती है? लेस इलास्टिक रहती है। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही है? ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बचा है, इसको देख लो, इनकम लेवल। इनकम लेवल का मतलब क्या है? इनकम को डिनोट करते हैं हम लोग वाई से। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। अगर मान लो इनकम आपकी बढ़ रही है, इनकम आपकी बढ़ रही है, तो आप डिमांड भी क्या करोगे भैया? बढ़ाओगे। जाहिर सी बात, इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड क्या करोगे? बढ़ाओगे। तो जाहिर सी बात है इनकम किसी की बढ़ती है तो वहां पर डिमांड भी क्या होगी? हाईली इलास्टिक रहेगी, डिमांड में चेंज आएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि भैया मेरी इनकम बढ़ गई, दिमाग मेरा पैर जमीन पे थोड़ी रहेगा, पैर आगे रहेगा ना, ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ वो खरीद लूँ, सब कुछ खरीद लूँ। लेकिन अगर मान लो इनकम मेरी कम हो जाए, डिमांड जमीन पे आ जाएगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, डिमांड क्या रहेगी वहां पर? लेस इलास्टिक रहेगी। डेट्स इट, खत्म, कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आपका हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और लास्ट टॉपिक बचा उसको कराता हूं और चैप्टर को भी द एंड करता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है 3 तरह की। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस के बारे में ऑन डिटेल हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया। अब दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? देखो इसमें प्राइस में क्या होता है? प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। अब ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इनकम, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पता करना है तो उसको आप लिख सकते हो ई वाई, क्योंकि इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप यहां पर लिखते थे परसेंटेज इन प्राइस, वहां पर क्या लिखोगे आप लोग? परसेंटेज चेंज इन इनकम। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर प्राइस लिखते तो वहां पर क्या लिखोगे आप लोग? इनकम लिखोगे। इतनी बात समझ में आ रही है जी? चलिए ठीक है। ये क्या है? इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है? जब इनकम में चेंज होने से डिमांड चेंज हो। अगर हम लोग जनरल बात करें, मान लो इनकम किसी की बढ़ी तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो डिमांड बढ़ाता है।
इनकम घटी तो डिमांड क्या होता है, घटाता है ना। समझ में आ रही बात है, तो नॉर्मल सी बात है, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ाया, इनकम घटी डिमांड घटाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अब इसमें तीन चीजें हैं, एक है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड, और तीसरा क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। ये तीनों चीजें है क्या, और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव जो चीजें होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, तो ये आपको नॉर्मल गुड्स के केस में देखने को मिलेगा। कौन से गुड्स के केस में बेटा, नॉर्मल गुड्स के केस में। अभी नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, डिमांड चैप्टर ने बताया, नॉर्मल गुड्स जो कि अच्छी क्वालिटी गुड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी गुड्स। तो अब ये सोचो अगर इनकम बढ़ी तो आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे, सर ज्यादा लेंगे सर, कौन है जो खराब क्वालिटी का लेगा इनकम बढ़ने पे। और अगर मान लो इनकम घट गई तो क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे। क्यों भाई, इनकम कम होगी तो मैं नॉर्मल गुड्स नहीं ले पाऊंगा, अच्छी क्वालिटी गुड्स कम करूंगा। भाई इनकम कम है, गरीब आदमी कहाँ से लूंगा, जो अमीर आदमी है भैया वो लेगा। तो अब इनकम बढ़ने में डिमांड बढ़ गई, इनकम घटने में डिमांड घट रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, जब जो कि नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। अब सोच रहे हो सर इनकम बढ़ने में डिमांड घटाया कौन, अभी देखो बताता हूँ कौन घटाएगा, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं भैया इन्फीरियर गुड्स से। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, जो सस्ती क्वालिटी गुड्स होते हैं, ठीक है। अभी पानी वाला दूध आता है ना, अब पैकेट वाला अमूल का दूध ले रहे हैं कुछ लोग इनकम बढ़ने पे, अब इनकम घट गई तो फिर से वो कहे पानी वाला दूध ले लो, उसी से काम चलाना पड़ेगा ना। तो इनकम बढ़ी, तो इनकम बढ़ी, अब तुम सोचो इनकम बढ़ गई तो क्या खराब क्वालिटी गुड ज़्यादा लोगे, चीप क्वालिटी के नहीं लोगे ना, इन्फीरियर गुड्स कम करोगे, डिमांड कम हो जाएगी। और जैसे ही इनकम घटी वैसे ही जमीन पे आ जाओगे, पैर आसमान से जमीन पे आ जाएगा, वहां पर डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये इन्फीरियर गुड के केस में होता है, प्राइस बढ़ा इनकम बढ़ी, डिमांड घटी, इनकम घटी डिमांड बढ़ी। कैसा रिलेशन बन रहा है भाई साहब, इनवर्स बन रहा है। और ये इन्फीरियर गुड के केस में होता है उल्टा। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड का मतलब क्या है, जीरो में क्या होता है, जीरो समझते हो, ये तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, और ये तीसरा वाला क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें क्या होगा, ये इसमें तो कोई फर्क, इनएक्सपेंसिव गुड्स है, मतलब इनकम बढ़ी, अब मैच बॉक्स माचिस के डिब्बा, सब में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, मैच इनएक्सपेंसिव गुड्स के केस में होता है ये, इनएक्सपेंसिव गुड्स। अब मान लो मैच बॉक्स है, आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या ट्रक भर के माचिस के डिब्बा खरीद के ले आओगे, नहीं ना, इनकम इतना फर्क नहीं पड़ता, इनकम डिमांड कांस्टेंट रहती है इनकम बढ़ने पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो रही है बात की नहीं मेरे भाई, हो रही है, चलो ठीक है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं, लास्ट है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्या बेटा हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। इनकम के बाद जो हमारा लास्ट है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है पहले समझो, फिर इसको समझाता हूँ, चैप्टर को खत्म करता हूँ। न्यूमेरिकल की बात रही तो न्यूमेरिकल भी आज ही मिलेगा आपको। ये वीडियो आपको अगर 3-4 बजे मिली होगी तकरीबन, तो आपको दूसरी वीडियो आपको 7 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है जहां पर दो गुड्स होते हैं, जैसे मान लो एक गुड्स है एक्स, एक है गुड्स वाई। जब दो गुड्स होते हैं उनके बीच में अगर एक्स में चेंज हुआ तो वाई पे क्या फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए लो, ऐसे ले लो, टी और कॉफी ले लो, अगर इस पे प्राइस बढ़ा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। जब एक की वजह से दूसरे के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, मतलब अभी तक समझो एक से दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब एक गुड्स के दूसरे गुड्स के ऊपर इफेक्ट पड़े, वो क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। अब पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में मान लो टी है, पॉजिटिव जो होता है वो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में होता है। किस में होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में होता है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। जब सपोज अगर मान लो दो गुड्स लिए मैंने, एक है टी और एक है कॉफी, और जब सपोज मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कभी पता कर लेना, टी का प्राइस बढ़ा कॉफी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। जो लोग टी पीते थे कहेंगे भैया कॉफी पी लेंगे, और जैसे ही सॉरी टी का प्राइस कम हुआ वैसे ही कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो लोग टी पीते थे वो लोग क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में, सॉरी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव जो होता है बेटा आपका वो कौन से केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, ये टी है, कॉफी है यहाँ, तो ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटू, यहाँ पर आपने टी ले लिया, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, कॉफी ले लिया। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले लो, यहाँ पर पेट्रोल है, क्या है बेटा, यहाँ पर आपका पेट्रोल है, और यहाँ पर क्या है आपका बाइक ले लो, कार ले लो, ठीक है, कार ले लो। अब मान लो ये वो गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, ये एक दूसरे के बिना यूज होता है, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मतलब पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, पेट्रोल का प्राइस घटा, कार की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि यार फर्क पड़ेगा ना यार, लोग कहेंगे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, क्या करेंगे, कार लेके इतनी डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल का प्राइस घटेगा, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रॉस निगेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। और तीसरा क्या है, पॉजिटिव, ये जीरो हो गया। यहाँ पर जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, यहाँ पर कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जैसे मिल्क है, अब मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो क्या आयरन के रेट पे कम डिमांड घटेगी, क्या मोबाइल लोग कम लेना कर देंगे, मोबाइल का मिल्क से क्या लेना देना है, बात समझ में आ रही है। जिसका एक दूसरे को लेना देना ही नहीं, वो क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लो। चैप्टर आपकी ये वीडियो आपको तकरीबन 3 बजे मिल रही होगी आज दोपहर में, दूसरी वीडियो आपको मिलेगी तकरीबन 7 बजे तक, तो उसको भी देख लेना, तब तक इसको पढ़ डालो, दम लगा पढ़ो। 30 दिन के बोला था चैलेंज, तो 30 दिन में थोड़ी टाइम, 10 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी, बट उससे पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा 25 दिसंबर तक। बने रहो, आज 12 तारीख है, 25 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना, और आप पर्सनल मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मोबाइल नंबर 8957250045 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर लेना, कॉल बार बार मत करना, डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि बीच में बहुत सी मेरी क्लासेस भी रहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।